अच्छा जी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी आज पहली क्लास हो? जी बेटा, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी आज पहली क्लास हो? राइट जी। पिछली क्लास में अगर आप रिकॉल करें, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल डिस्कस किया था। और ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था कि वो पाथ या वो एरिया होता है जहां इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है मैंने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स यानी ऑर्बिट पे हमने बात की थी, फिर हमने सब शेल पे बात की थी, फिर सब शेल के बाद हमने ऑर्बिटल्स की बात की। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें फिर मैंने एस का शेप आपको बताया था, पी का शेप बताया था कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है और पी ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल इन शेप होता है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो ये बात आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में भी पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। ओ लेवल में तो आप ये करते थे कि लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, अच्छा जी, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे करते थे 2 8 एंड 1। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपका पैटर्न। बट अब आप नेक्स्ट ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न है ये एंटायरली चेंज होने जा रहा है। इसकी वजह ये है कि ओ लेवल में आपने सिर्फ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और अब हमने पढ़ा है ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, द एरिया वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। वो एरिया, वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हम उस एरिया को जहां इलेक्ट्रॉन के होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं उस एरिया को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो ऑर्बिटल्स में करते हैं, लिहाजा अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे वो ऑर्बिटल्स के हिसाब से करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो
जैसे ओ लेवल में आपको बताया जाता था कि पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 1 में जाते हैं, उसकी कैपेसिटी 2 होती है, फिर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 2 में जाते हैं, उसकी कैपेसिटी 8 होती है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अब जो नई बात बता रहा हूं मैं, वो कुछ इस तरह से है कि आप रिकॉल करें, मैंने बताया था कि ऑर्बिट नंबर 1 में एक सब शेल होता है, दैट इज 1s। ऑर्बिट नंबर 2 में दो सब शेल होते हैं, 2s एंड 2p। ऑर्बिट नंबर 3 में तीन सब शेल होते हैं, 3s, 3p एंड 3d। और ऑर्बिट नंबर 4 में 4 सब शेल्स होते हैं, दैट इज 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये जो है, ये 1 जो है, ये 2 1 2 3 4 ये ऑर्बिट का नंबर है, और s जो है वो सब शेल का नाम है। तो 1s का मतलब ये है कि s सब शेल प्रेजेंट इन ऑर्बिट 1। अच्छा, इससे आगे भी होता है, अगर इफ वी नीड, तो नेक्स्ट सब शेल इज 5s, 5p, 5d, इस तरह ये आगे बढ़ता रहेगा, बट हमें इससे आगे की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग होती है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताई थी कि वो ऑर्बिट विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी कम होती है सबसे। इसी तरह से जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के दौरान सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में जाता है जहां पर जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और फिर जैसे जैसे लो एनर्जी का सब शेल कंप्लीट होता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन हायर सब लेवल में, सब एनर्जी लेवल में जाता है। अब सवाल अगला ये बनता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अब इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली पहले आप इस तरह से टेबल बना लीजिए कि पहले शेल के अंदर एक सब शेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, और अगर चाहे तो आगे आप 5 भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको नहीं पता कि किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी कम है, उसका सिंपल तरीका ये है कि आप जो है इसे क्रॉस करते जाएं। जो पहले क्रॉस होगा उसकी एनर्जी कम, और जो बाद में क्रॉस होगा उसकी एनर्जी ज्यादा है। यानी इस टेबल में सबसे पहले जो क्रॉस हुआ, दैट इज 1s। 1s के बाद जो नेक्स्ट क्रॉस हुआ वो 2s। यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, जब 1s फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन 2s। एनर्जी ऑफ 1s जो है वो कम है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ 2s। और फिर इसके बाद 2s के बाद नेक्स्ट विल बी 2p एंड 3s। तो 2s के बाद इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इन 2p, एंड आफ्टर फिलिंग ऑफ 2p नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इन 3s। अब फिर हम नेक्स्ट क्या क्रॉस करेंगे आफ्टर 3s? अब देखें, ऑर्बिट नंबर 3 में 3s क्रॉस हो गया है, तो अब अगली बारी 3p की है, और जब हम 3p क्रॉस करेंगे तो साथ ही साथ 4s भी क्रॉस हो गया। तो 3s के बाद अगली बारी 3p की है, और 3p के बाद 4s। अब आप कहेंगे अभी तो 3d बाकी है। यस, 3d बाकी है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि एनर्जी ऑफ 4s सब शेल इज लोअर देन 3d सब शेल। 4s की जो एनर्जी है वो कैलकुलेशन ये बताती है, ये आपका मसला नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 4s की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 3d। लिहाजा 4s के बाद जब आप क्रॉस करेंगे तो 3d, 3d के बाद 4p,
और 4p के बाद 5s क्रॉस हो। अब ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल है जो आपने फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सीक्वेंस ऑफ सबशेल है जो आप फॉलो करेंगे, और यही इनकी एनर्जी की टर्म में भी है कि जो पहले लिखा हुआ है वो कम एनर्जी का है और जो बाद में लिखा हुआ है वो हायर एनर्जी। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जो है ये इंक्रीजिंग एनर्जी की टर्म में सबशेल है। 1s के मुकाबले में 2s की एनर्जी ज्यादा है, 2s के मुकाबले में 2p की, 2p के मुकाबले में 3s की, और इस तरह से ये ऑनवर्ड चलेगा। अब हम किस तरह से कॉन्फ़िगरेट करेंगे इसको रिकॉल कर लीजिए। एक और बात जो मैं पहले बता चुका हूं कि s सबशेल की कैपेसिटी मैक्सिमम 2, p सबशेल की कैपेसिटी 6, d सबशेल की कैपेसिटी 10 और f सबशेल की कैपेसिटी 14 होती है। ये भी फिक्स्ड है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz, d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f सबशेल के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन d और f की डिटेल में हमें नहीं जाना, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए बस। अब हम नाइट्रोजन को कॉन्फ़िगरेट करते हैं। नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर जो आप फाइंड करेंगे पीरियोडिक टेबल से वो 7। अब नाइट्रोजन 7 का मतलब ये है कि इसमें 7 प्रोटॉन है, और अल्टीमेटली जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर हमारा पार्टिकल न्यूट्रल है। तो N7 का मतलब ये है कि इसमें 7 प्रोटॉन एज वेल एज 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा 1s सबशेल में, और 1s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में जाएंगे। आफ्टर फिलिंग ऑफ 1s नेक्स्ट सबशेल आएगा 2s, और 2s की मैक्सिमम कैपेसिटी, s सबशेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती, तो 2s में भी आप 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे। अब आफ्टर फिलिंग ऑफ 2s नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन 2p, और 2p की कैपेसिटी जो है वो 6 है। लेकिन क्या हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, एंड आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर चुके हैं, बाकी रह गए 3। तो 2p में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऑल्दो कि इसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन इसमें आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन 7 जो है ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p3। अब ऑनवर्ड आप जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, जब भी सवाल आता है तो ओ लेवल वाला नहीं करेंगे। अब ये तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई सवाल? नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम 12। अब मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर 12 होता है, not because it just loses some of its speed and also results in landslide. नहीं तुम अपने ओन वर्ड में लिखोगे the writer feels that it will remain to be a same place, it will remain to be a beautiful place even if its trees are cut
or the landslides or because of landslides, but he hoped ये आप Mic कौन is सी open. क्लास ले रही है? बात सुने, आपकी वो आवाज आ रही है। अब सही है। Okay. Now the next one is magnesium. Proton number is 12. Again, we will start configuration from 1s. 1s have 2 electron. Again, 2s have 2 electron. The next one will be 2p. And now the capacity of p is 6. और total हमारे पास 12 हैं. तो 1s2, 2s2 के बाद next will be 2p6. अब आप काउंट करेंगे, अगर 2 + 2 + 6 टोटल 10 हो गए, अभी भी इलेक्ट्रॉन बाकी. तो आफ्टर 2p द नेक्स्ट विल बी 3s और s की कैपेसिटी 2 होती है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 2 ही हैं. तो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इन 3s. ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम. नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आपने खुद ट्राई करना है. पोटेशियम 19. तमाम स्टूडेंट को ट्राई करेंगे पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन. यस अस्का, यू आर राइट. दुर्दाना, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो इलेक्ट्रॉन मेंशन किए हैं, बट मे बी कि आपने ठीक किया हो. 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6. अब यहां तक अगर आप काउंट करेंगे तो ये 18 बनते. एंड नाउ आफ्टर 3p जो हमने सीक्वेंस लिखा था, आफ्टर 3p द नेक्स्ट सबशेल विल बी 4s, नॉट 3d. यानी ऑर्बिट नंबर 4 शुरू हो जाएगा. तो अब नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन जो है इट विल बी इन 4s एंड इट बिकम 4s1. इट बिकम 4s1. बिल्कुल ठीक है फिजा. इट बिकम 4s1.
because the energy of 4s subshell is lower than 3d. That's why पहले 4s fill होता. अब आप रिकॉल करें, ओ लेवल में ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई गई थी 2, 8, 8 एंड देन 1. मुझे नहीं पता आप इसे कितने लोगों ने टीचर से पूछा था कि ऑर्बिट नंबर 3 की कैपेसिटी तो 18 होती है, तो फिर ये हम 1 इलेक्ट्रॉन अलग से क्यों शो करते हैं, यहाँ 9 क्यों नहीं करते? ऑल्दो की कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिट 3 इज 18. तो उस वक्त आपसे कहा गया होगा कि भाई आप ए लेवल में पढ़ेंगे ये इसकी वजह है कि अभी ऑर्बिट नंबर 3 खत्म नहीं हुआ, कि ऑर्बिट नंबर 4 शुरू हो गया है. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, नॉट इन ऑर्बिट 3, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन ऑर्बिट नंबर 4, 4s सब शेल में आया है. इसीलिए ओ लेवल में आपको कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखवाई जाती है. होपफुली अब आपको ये बात समझ में आ गई हो. क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? सर आप ये एक दफा और बता दें, 4th ऑर्बिट वाली बात. देखें, ऑर्बिट नंबर 4 शुरू हो जाता है बिफोर ऑर्बिट कंप्लीशन ऑफ ऑर्बिट नंबर 3, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 3 में एक ऐसे एक पी है और एक डी है. जी, ये ऑर्बिट नंबर. सर चीज पूछनी थी, अगर जैसे 2 सेकंड और थर्ड शेल के अंदर क्या कहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 8 क्यों डालना? जी, ओ लेवल में आप जो है वो 18 की जगह ऑर्बिट नंबर 3 में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते थे. उस वक्त आपको रीजन नहीं पता था. अब ये रीजन आपके सामने है कि बिफोर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D, इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लोअर एनर्जी. कंपैरेटिवली 4s की एनर्जी 3D के मुकाबले में कम होती है. इस वजह से 4s सबशेल जो है वो पहले फिल होता है एज कंपेयर टू 3D. यानी अभी ऑर्बिट नंबर 3 कंप्लीट नहीं होता, अभी उसका 3D सबशेल खाली है. उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 4 में एंटर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी ऑफ 4s सबशेल. इसी वजह से हम 4s में इलेक्ट्रॉन पहले ऐड करते हैं और 3D में बाद में. नहीं सर, ये बात तो समझ गया. क्लियर हो गई सर बात ये तो समझ गया सर, मगर आपने जैसे बोला थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सिर्फ 8 क्यों लिखे हैं, ये बात पूछ रहा हूँ. वो तो मैं समझ गया कि उसकी लोअर होता है तो इसलिए वो 4s पहले आता है फिर 3D आता है, ये तो समझ गया. फिर. सर तो कैपेसिटी तो आप तो बोल रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन की होती है. हाँ, कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन हम क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि जो रिमेनिंग 10 की कैपेसिटी है वो 3D में है. 3D की तो अभी बारी नहीं आई. अच्छा समझ गया सर, थैंक यू. समझ में आ गई बात? जी सर जी. ठीक है. अच्छा, अब एक और थोड़ा सा वेरिएशन है बाद में, और वो ये है कि अब मैं कॉन्फ़िगरेट कर रहा हूं आयरन को, विच इज 26. अब आयरन 26 को जब हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1s2, 2s2, then 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए. आयरन प्रोटॉन नंबर इसका 26 है. ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है, यहां तक 3p तक 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. फिर 4s की बारी आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, और टोटल आपको 26 करने हैं. तो नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन विल बी इन 3D. तो ये 3d6 हो गया. ऑल्दो कि d की कैपेसिटी 10 है, लेकिन आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं बिकॉज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 6 है. कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब मसला एक और यहां आ जाता है, और वो ये आता है कि 4s and 3D,
4s and 3d orbitals are very close to each other. Once the orbitals are empty, तो 4s की एनर्जी कम और 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, but the difference of energy in between 4s and 3d is very small. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या शुरू होता है कि once electrons enter in 3d, अब ये गौर से सुनिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन 3d में आते हैं, 4s फिल हो गया, ये डबल एरो आपको बता चुका हूं, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, एक एरो और दूसरा एरो, ये इलेक्ट्रॉन 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट फिल होगा 3d में, अब फर्ज कीजिए कि 3d में इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s and electron of 3d repel each other because they are very close to each other. ये प्रॉब्लम उस वक्त नहीं था जब 3d empty था, but once electrons enter in 3d orbital, then the electron of 3d and electron of 4s repel each other. As a result of this repulsion क्या होता है कि energy of 4s orbital increases slightly as compared to 3d. इस रिपल्जन की वजह से एनर्जी बढ़ती है, 4s की भी बढ़ती है, 3d की भी बढ़ती है, लेकिन ऑब्जर्व ये किया गया है कि इंक्रीज इन 4s ऑर्बिटल जो है, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ 4s ऑर्बिटल ज्यादा होती है, लिहाजा अब आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप इस तरह लिखेंगे, this is the right way to write electronic configuration of iron 26. और ये प्रॉब्लम उस वक्त आएगा once electrons enter in 3d. जब भी 3d में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन तो नॉर्मल तरीके से करेंगे, लेकिन आखिर में आप ऑर्बिटल्स की पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे, 3d पहले लिख देंगे, 4s बाद में लिखेंगे, बिकॉज ये मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं कि once, पहले बात लिखता हूं कि 4s सब शेल has lower energy as compared to 3d. Next, once electrons enter in 3d, then due to repulsion among electrons of 4s and 3d, energy of 4s orbital increases. 4s ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है, therefore we will write (3d) before 4s. ये बेटा वो पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, और ये इस कंडीशन का पॉइंट है जो आपके सामने। 4s सब शेल हैज लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू 3d। ये हमारी पहले की बात हो कि 4s की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू 3d, लेकिन 4s पहले ही फिल भी पहले होता है। ये नहीं हो, इसका देखें, इस तरह से लिखने का मतलब ये नहीं है कि 3d पहले फिल होगा 4s बाद में फिल होगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं।
पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा 4s में जाएंगे, देन इन 3d। बट ये प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होगा वंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 3d, और जब इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर होंगे तो 4s के इलेक्ट्रॉन और 3d के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से 4s की नेट एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगी एज कंपेयर टू 3d। और उसकी एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से जब हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो 3d पहले और 4s बाद में लिखेंगे। ये प्रॉब्लम सर उस वक्त आएगा जब इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर होंगे, अदरवाइज 4s पहले लिखा जाएगा, 3d बाद में आता है क्योंकि 3d की बारी बाद में आती है। 3d की एनर्जी 4s के मुकाबले में ज्यादा है जब वो एम्प्टी हो। समझ में आ गई ये बात? जी सर। ठीक है जी, ओके जी, राइट। अब मैं अगली एग्जांपल आपको दे रहा हूं और अब आप उस एग्जांपल को खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है जिंक, प्रोटॉन नंबर इज 30। हैं? आप दरवाजा किसने खोला? ओके, अब देखिए जिंक के केस में प्रोटॉन नंबर 30 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। टेक्निकली क्या होना चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में एंड देन इन 3d। फिलिंग इस तरह होगी, पहले 4s फिल होगा फिर 3d फिल होगा। लेकिन वंस यू हैव इलेक्ट्रॉन इन 3d तो फिर आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें 3d आप पहले लिखेंगे 3d10 एंड देन 4s, 3d10 और 4s2 लिखेंगे। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब एक चीज और यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं, एक चीज मैं और कर रहा हूं यहां पर, और वो ये है कि देखें ये 1s से 2 से लेकर 3p6 ये टोटल हो रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 जो है ये 18 जो है ये प्रोटॉन नंबर है आर्गॉन का। आर्गॉन जो है वो एक नोबल गैस है और इसका प्रोटॉन नंबर 18 है। अब बावकात क्या होता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह ब्रैकेट लिखेगा और यहां लिख देगा AR, और आर्गॉन के आगे वो लिख देगा 3d10 4s2। I had a question of why when drawing atomic structure we group 2 electrons together। जी बेटा अभी इस पे बात करेंगे। अच्छा देखो, अब ये जरा इस बात को समझो, मैंने इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन की जगह 18 इलेक्ट्रॉन की जगह यहां लिख दिया आर्गॉन। आर्गॉन का मतलब ये है कि 18 इलेक्ट्रॉन, ये हाफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। इसमें हम कंप्लीट सब शेल्स को शो नहीं कर रहे, बल्कि जो सिर्फ हम लास्ट शेल को शो कर रहे हैं, जो आखिर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो कर रहे हैं, और यहां पर हम आर्गॉन लिख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन की होगी वो यहां पर एज इट इज कॉपी हो रही है। तो ये दोनों वेज हैं इसको एक्सप्रेस करने के। तो अगर आप कहीं पर इस तरह आर्गॉन लिखा हुआ मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्गॉन का मतलब सिंपली ये है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है।
ब्रैकेट में आर्गॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल कर लीजिए, दैट इज ऑफ ब्रोमीन 35। Okay, now in order to write configuration of bromine 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6, 3d10 and 4s2, ये तो वही जिंक वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई 30 वाली। अब यहाँ पे 35 हैं, 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो नेक्स्ट 5 electrons will enter in 4p and it will become 4p5. So this is an electronic configuration of bromine. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर जी, हमने 3D क्यों यूज किया? हम आगे मतलब 3P के बाद 4S 4P 5S ये सब भी तो यूज करके बना सकते थे। बेटा दोबारा बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। सर हमने 3D के बाद हम 3P के बाद 3D क्यों यूज किया? हम 3P के बाद 4S 4P बिल्कुल बेटा 4s ही करते हैं, बिल्कुल 4s ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन 4s में ही जाता है। बट अभी मैंने आपको बताया था कि वंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 3D देन ड्यू टू रिपल्जन 4s की एनर्जी बढ़ जाती है, तो लिखते हुए 4s पहले बाद में लिखते हैं, 3D पहले लिखते हैं। इज दिस क्लियर? ओके सर। अच्छा, नाउ जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 4p तक होगी जो हम पढ़ेंगे? जी, आपके सिलेबस में बस इसी डोमेन में रहें। अच्छा जी, कॉपर 29, जब आप कॉपर 29 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then 3p6 और फिर 4s फिल होना चाहिए, फिर 3d, बट हम बाद में लिखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि 3d पहले और 4s बाद में लिखा जाएगा। वंस इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 4s एंड 3d, तो ये इसको लिखने का सीक्वेंस। 3d9 4s2 कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अच्छा, अगेन ये कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ कॉपर ठीक नहीं। और कॉपर के केस में हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि ये तो आर्गॉन हो गया, हम कॉन्फ़िगरेशन में करते ये हैं 3d10 4s1। 1 electron from 4s is transferred to d, और ये d में क्यों ट्रांसफर हुआ? हायर एनर्जी से लो एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 3d में। इसका फायदा ये हो गया कि d ऑर्बिटल बिकम कंप्लीटली फिल्ड। d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश थी, d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश थी, सो d सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, एंड कंप्लीटली फिल्ड सब शेल इज मोर स्टेबल। ये एक्सेप्शनल केस है कि जब भी D9 और S2 आएगा आप इसे कन्वर्ट करेंगे D10 और S1 में।
और इसका रीजन जो मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया, बता दिया कि बिकॉज once an electron is transferred from 4s to 3d, then 3d orbital become completely filled, and completely filled orbitals are more stable. अब एक सवाल आना चाहिए था कि 4s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, इस वक्त ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो 4s अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है? d को तो समझ में आ रहा है कि d को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, d ऑर्बिटल फिल हो जाएगा, बट why s is transferring its electron although के s जो था वो completely filled था? तो उसका रीजन ये है कि दो तरह के ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक हाफ फिल्ड और एक कंप्लीट. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स and completely filled orbitals are more stable. तो s अपना इलेक्ट्रॉन d को दे रहा है, इससे s को कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देकर हाफ फिल्ड हो रहा है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी मोर स्टेबल होता है. तो दिस इज द रीजन कि why we write configuration of copper in this way. Any question? No, sir. And now if you don't have any question, then please configure chromium, which is 24. Chromium 24. Try to configure chromium 24. ओके जी, कुछ लोगों ने कर लिया है, देखते हैं. गुड. हसनुल्लाह ने कर लिया. एनीवन एल्स? वन एस टू एस टू पी सिक्स, then 3s2 3p6. 3d पहले लिखेंगे. गुड. सोहेल अब्बास, बट एक मिस्टेक कर गए. 3d5 है, सॉरी 3d4. 3d4 and 4s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए. बट अब आप यहां देखिए, द कैपेसिटी ऑफ d सबशेल इज 10. नाउ इट इज d4. अगर d को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए 4s से, तो d सबशेल बिकम हाफ फिल्ड. d सबशेल जो है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, एंड हाफ फिल्ड सबशेल इज मोर स्टेबल. That's why in case of chromium, one electron will shift to 3d,
So it become 3d5 and 4s1. This is known to be a correct configuration. और यहाँ पर मैं AR लिख देता हूँ और यानी कि सेम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी 3d5 4s1. Yes beta, any question? सर जी सर ये हमारे पास हमारे लिए नेसेसरी कि हम लोग इसके आगे AR ही लिखें या हम लोग पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ही लिख सकते हैं जैसे हम ऊपर लिखी हुई है? आर्गन का मतलब ये कि ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज आएगी. हाँ तो मतलब ये हमारे लिखना जरूरी है? आप ऐसे लिखें दोनों फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए. एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में दे सकता है क्वेश्चन. ठीक है सर. ठीक है जी. अच्छा अब हम आते हैं नेक्स्ट आयंस की कॉन्फ़िगरेशन पर. एंड नाउ Na पॉजिटिव. Na पॉजिटिव प्रोटॉन नंबर इज 11. अच्छा हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है. ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है. नाउ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 11 विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1. ये मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूं सोडियम एलिमेंट की, सोडियम 11. नाउ इट इज सोडियम पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज अकर फ्रॉम आउटर ऑर्बिट. वैलेंस शेल लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है. वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है. तो इस वक्त ये 3s है. तो बेसिकली वैलेंस शेल या आउटर ऑर्बिट इज 3. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिटल, फ्रॉम आउटर ऑर्बिटल, फ्रॉम आउटर ऑर्बिट. तो यहां ये कॉन्फ़िगरेशन 3s नॉट हो जाए. 3s नॉट का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन 3s में था, अब वो जा चुका है. और अब आप कहेंगे क्या 3s लिखना जरूरी है? 3s नॉट कोई जरूरी नहीं है. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट इन सोडियम in 3s subshell, but now that electron was removed because sodium becomes sodium positive. Loss of one electron occurs, and loss of electron will always occur from outermost orbit or orbital which has higher energy. Loss of electron हमेशा higher energy से होता है, outer orbit से. Is this clear? Next, you will write configuration of calcium 2 positive. This is 20. Calcium 2 positive. Sir, in case of 3D and 4s, it will be what? Kya what, beta? Now, in case of calcium, it must be calcium plus 2. Okay, अभी मैं आपको बताता हूँ. Calcium plus 2. Now the configuration of calcium will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then 4s2. ये calcium की normal configuration. But now, due to the removal of 2 electron, and these 2 electron will remove from valence shell outer orbit, which must be 4s. So now the configuration will become 4s naught because of loss of 2 electron from 4s subshell. Loss of 2 electron from 4s subshell. Similarly, अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन करनी है F नेगेटिव की, प्रोटॉन नंबर इज 9. अब F नेगेटिव
F नेगेटिव का मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल है, यानी अगर इसका प्रोटॉन नंबर 9 है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन 10 है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकलता है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एंटर भी वैलेंस शेल में ही होता है, आउटर शेल में ही इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। अगर हम फ्लोरीन को कॉन्फ़िगरेट करें तो इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p5 होना चाहिए, ये नॉर्मल फ्लोरीन है। बट F नेगेटिव का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू आउटर ऑर्बिट, और इस मर्तबा जो वैलेंस शेल है वो ऑर्बिट नंबर 2 है, और ये 2p में अभी एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी बाकी है। So the last electron will enter in 2p and it will turn from 2p5 to 2p6. So this is a correct configuration of F negative ion. Is this clear? सर जी सर अगर 21 प्रोटॉन नंबर है किसी एलिमेंट का, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 21 होंगे। तो जैसे कैल्शियम है, ऊपर कैल्शियम से देख के बता रहा हूँ सर, जैसे उसमें फिर पहले 3d1 होगा और फिर 4s2 होगा 3p के बाद। अगर आप बात कर रहे हैं 21 की, विच इज स्कैंडियम, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गॉन 3d1 एंड 4s। सही है सर, सही है, बस यही पूछा था सर अच्छा, अब मैं आपको एक अगली जो एग्जांपल दे रहा हूँ, F के एटम, न्यूट्रल एटम की क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, अगर जैसे अगर F नेगेटिव आयन की है? ये है निकल 2 पॉजिटिव 28। अब निकल की पहले हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, निकल 28 की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and then 3d8 and 4s2। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। अभी हमने निकल +2 नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल ओनली। नाउ इन केस ऑफ निकल 2 पॉजिटिव मींस loss of 2 electron, and loss of 2 electron will occur from outer orbit from valence shell, and here valence outer orbit is 4. So now the removal of electron will occur from 4s, so this configuration will turn to 3d8 and 4s naught. इलेक्ट्रॉन 4s से पहले रिमूव होगा, एंड देन फ्रॉम 3d इफ इट इज रिक्वायर्ड। जैसे अगर निकल 3 पॉजिटिव हो जाए, अब निकल 3 पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 3d8 एंड 4s2। अब 3 पॉजिटिव का मतलब है कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन हम निकालने की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s, it will become 4s naught, and remaining 1 electron will be from 3d। 3d से उस वक्त निकलेगा जब 4s खाली हो जाएगा। So next 1 electron will remove from 3d and it will become 3d7। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल 3 पॉजिटिव 3d7 4s naught। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जी ठीक है बेटा, अब अगर किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। अच्छा जी, ये जो लोग क्लास ले रहे हैं उनके लिए, और उनके लिए भी जो क्लास अभी तक जो ज्वाइन नहीं किया किसी की वजह से या रेगुलर नहीं है, तो काइंडली बेटा इस बात का ख्याल रखिए कि ये क्लासेस अगर आप रेगुलरली नहीं लेंगे तो आपको जो लॉस है वो आपके लिए जो है वो बेरेबल नहीं है।
मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि आपने एक क्लास मिस की। आप देखें आज इतना सारा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। अब जो लोग आज क्लास में नहीं है उनके लिए वाकईतन बहुत मुश्किल होगी कि वो कोप अप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये काइंडली आप लोग, अच्छा स्क्रीनशॉट्स ना आप लोग ले लिया करें खुद ही। स्क्रीनशॉट्स आप लोग खुद ही ले लिया करें। तो कोई एक स्टूडेंट ले लिया करे और फिर वो चाहे तो ग्रुप पे डाल दिया करें। यहां से हमने शुरू किया था आज। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिसमें सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल है। देन few examples, और फिर आपको इसका रीजन बताया था कि आयरन में ऐसा क्यों होता है। आफ्टर दैट ये रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशंस है। एंड आफ्टर दैट निकल एंड निकल प्लस। ठीक है जी। अच्छा मैं लेक्चर का कहता हूँ अपलोड करने का।